नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया और उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अमेजन बेसिन जो है उसमें जीवन के बारे में। वहाँ पे लोग, वहाँ पे नदियाँ कौन सी हैं, कौन से वहाँ पे वन हैं, उन सभी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो उष्णकटिबंधीय जो हमारे प्रदेश होते हैं वो हमारे कर्क रेखा है और जो हमारी मकर रेखा है उन दोनों के बीच में स्थित है। जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वो कहाँ पे स्थित है, तो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। और जो भूमध्य रेखा है उसके 0 डिग्री उत्तर से लेकर 0 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले भूमध्य रेखीय प्रदेश किसे कहते हैं, तो भूमध्य रेखा के 0 डिग्री उत्तर से लेकर 0 डिग्री दक्षिण के बीच में जो भाग स्थित है उसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। उसके बाद में जो हमारी अमेजन नदी जो है वो हमारी भूमध्य रेखीय जो हमारे प्रदेश होते हैं उन्हीं से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है हमारी अमेजन नदी, भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो मुहाना होता है, आपने सुना होगा नदी का मुहाना। तो नदी का मुहाना किसे कहा जाता है, जहां पर कोई भी एक नदी होती है वो किसी दूसरी नदी में या कोई भी जल का जो प्रवाह होता है उसमें जाकर मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नदी का मुहाना कहते हैं। और जो अमेजन नदी है हमारी, वो भी क्या है, बहुत सारी उसकी जो सहायक नदियां हैं वो सभी मिलकर किसका निर्माण करती हैं, अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। कौन करती है अमेजन बेसिन का निर्माण, तो बहुत सारी नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। और अगर बात आती है कि ये जो बेसिन हमारा ये कहाँ तक है, तो ये होगा ब्राजील के भागों से पेरू के कुछ भागों तक, बोलीविया जो हमारा है वहां से, फिर इक्वाडोर, फिर कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों में अप्रवाहित होती है। उसके बाद में हम देखेंगे जो हमारा अमेजन बेसिन है वो भूमध्य रेखा जो हमारी है उसके आसपास जो फैला हुआ भाग है वो क्या है, हमारा अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन कहाँ पे है, भूमध्य रेखा के आसपास तक हमारा फैला हुआ एक एरिया है। और यहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ पर जो मौसम है या फिर यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म या फिर नम होती है। यहाँ का जो मौसम होता है हमारा अमेजन बेसिन का, वहाँ पे दिन और रात दोनों ही टाइम क्या होता है, लगभग समान गर्म होता है और समान ही आर्द्रता बनी होती है। वहाँ का जो दिन है वो मोस्टली गर्म होते हैं और रात को हमेशा आर्द्रता बनी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में हमें चिपचिपाहट भी महसूस होती है। गर्मी के टाइम में हम देखते हैं कि चिपचिपाहट हमें महसूस होती है। क्यों, क्योंकि मौसम में हमारी जो जलवायु है, वायु के अंदर आर्द्रता होने के कारण। ये जो हमारा अमेजन बेसिन है यहाँ पे मोस्टली बारिश होती रहती है। और जब यहाँ पे बारिश होती है तो आपने सुना होगा 3 दिन पहले बारिश होगी, 5 दिन पहले बारिश होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। इसी कारण यहाँ क्या है, यहाँ का जो टेम्परेचर है दिन का वो ज़्यादा होता है और रात जो होती है उसमें आर्द्रता भी बनी होती है। लेकिन रात को इसमें क्या होता है, उसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो रात को डाउन आ जाता है। दिन में ज़्यादा गर्मी होती है तो रात को उतनी ठंडी रात हो जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे वर्षावन के बारे में। आपको पता है कि अमेजन बेसिन जो है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। उसकी वजह से क्या है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे पेड़ पौधे भी ज़्यादा उगते हैं। तो यहाँ जो एरिया है उसमें वन भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और वो इतने ज़्यादा गहरे होते हैं कि उनकी पत्तियाँ जो होती हैं उनकी पत्तियों से एक छत सी बन जाती है। तो ऊपर जो प्रकाश होता है सूर्य का वो धरती तक नहीं पहुँच पाता है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो पौधे उगाए जाते हैं या इनके नीचे जो पौधे उगते हैं इन पेड़ पौधों के, वो सिर्फ वहीं रहते हैं जो छाया में उग सकते हैं या फिर छाया में बढ़ सकते हैं। जिन्हें हम छाया वाले जो हमारे पौधे होते हैं वहीं सिर्फ इन वनों में उग सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की वजह से क्या यहाँ पे जो प्रकाश है वो नीचे तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से और इनकी जो पत्तियाँ आपस में ऊपर से बिल्कुल घिरी हुई हैं
प्रकाश ना पहुंचने के कारण यहाँ पे हमेशा क्या होता है, नमी नीचे धरती के अंदर बनी रहती है। और यहाँ पे परजीवी पौधे जो हमारे अमेजन वन के रूप में यहाँ कौन से पाए जाते हैं, आर्किड और बोरमिलाइड जो परजीवी पौधे हैं वो हमारे यहाँ पे पैदा होते हैं। कौन से पाए जाते हैं, आर्किड और ब्रोमिलाइड के पौधे पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्षावन जो हमारे होते हैं उनमें प्राणी जात की प्रचुरता होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पक्षी हमारे अपने भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, तो वो पौधे कौन से पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पे, तो टुक्कन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी, ये सभी जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम बात करें कि प्राणियों में कौन से पाए जाते हैं, तो हमारे प्राणियों में पाए जाते हैं एक तो बंदर हो गया हमारा, स्लोथ हो गया, या फिर चिट्ठी खाने वाले जो टेम्पिर होते हैं वो सभी भी इन वनों में पाए जाते हैं। उसके बाद में बहुत सारी हम सांपों की प्रजातियां भी यहाँ पे देख पाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सांप जो हैं वो भी अमेजन बेसिन के वनों में पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारा मगर हो गया, सांप, अजगर हो गया, या फिर हमारा अनाकोंडा और हमारा एक बुआ, ये सभी प्रजातियां भी हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। कहाँ पे, अमेजन बेसिन में जो वन हैं उन सभी वनों में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राणियों में तो बंदर, स्लोथ और चींटी, उसके साथ साथ बहुत सारे सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद में मगर हो गया, अजगर हो गया, अनाकोंडा हो गया, और जो बोआ है उन सभी की प्रजातियां इन वनों में हम देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद हम बात करें तो हजारे कीड़े मकोड़े हैं, वो भी यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अमेजन बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरन्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। जो हमारी अमेजन नदी है वहाँ पे कौन सी, पिरन्या जो मछली हमारी, उसके बहुत सारी विभिन्न प्रकार की मछलियों की प्रजातियां भी अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। उसके बाद हम देखेंगे वर्षावन के निवासी। वर्षावन के निवासी क्या है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो छोटे से क्षेत्र में क्या होता है, कुछ पेड़ पौधों को काट कर क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। क्योंकि जहाँ पे लोग रहेंगे तो देखो डेफिनेटली इसकी बात है, उनको खाने पीने के लिए फसलें भी उगानी पड़ेंगी। जैसे किसानों को आपने देखा होगा, गेहूं ये सब इन सब की खेती करते हैं। और यहाँ के जो मोस्टली जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, या फिर जो यहाँ पे जो नदियाँ हैं उसमें जाके मछलियाँ पकड़ते हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जो मधुमक्खी के छत्तों के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे जो हमारे छत्ते के प्रकार के जो छप्पर बने होते हैं, छप्पर एक कच्चा मकान होता है ना कि पक्का, उन घरों में रहते हैं। जबकि कुछ लोग जो होते हैं वो मलोका का क्या मतलब होगा, हमारा बड़े अपार्टमेंट हो गए या फिर हमारा जो पक्का घर हो गया उसको वहाँ पे क्या बोला जाता है, मलोका बोला जाता है। उनकी छत किस प्रकार की होती है, उनकी जो छत होती है मलोका जिसको हम कहते हैं, उनकी छत जो मकान होते हैं या अपार्टमेंट होते हैं उनकी छत जो होती है वो तीरव ढलान वाली होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा गंगा या ब्रह्मपुत्र बेसिन में हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो हमारी सहायक नदियाँ होती हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं उनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो मिलकर किसका निर्माण करती हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। किसका करती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। और आपसे पूछा जाए कि यह बेसिन किस अक्षांश के मध्य स्थित है, तो यह बेसिन उपोष्ण में 0 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। और हमारी जो घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी जो हमारी नदियां हैं वो सभी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित हो जाती हैं। कौन सी, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी सहायक नदियां इस सभी में प्रवाहित हो जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। क्या कहा गया है, जहां यह तो देखो सिंपल सी बात है, डिफरेंट जगह पे जो वनस्पतियां होती हैं वो भी डिफरेंट प्रकार की पाई जाती हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं।
क्योंकि देखो आपने देखा होगा एक धरातल के ऊपर एक जो पेड़ पौधे होते हैं, या फिर जब आप जाएंगे पहाड़ी एरिया में तो वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे वो दूसरी टाइप के होंगे। तो यह हम भी सेम बात यह है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो सागवान, साखू और पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती पेड़ होते हैं हमारे, वो सभी पाए जाते हैं। जो ब्रह्मपुत्र है उसके मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट भी पाए जाते हैं। और डेल्टा क्षेत्र जो हमारा है वो क्या है, मैग्रोव वनों से घिरा हुआ है। जो डेल्टा क्षेत्र है इनका वो मैग्रोव वनों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के एल्वन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है, या फिर सुसु का मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, अंधी डॉल्फिन। उसको सुसु भी कह सकते हैं या फिर हम उसको अंधी डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। क्या कहा गया है, जो हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उसमें डॉल्फिन पाई जाती है, उसको स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं, सुसु या फिर अंधी डॉल्फिन कहते हैं। और सुसु जो होती है, ये जो डॉल्फिन होती है सुसु नाम की, इससे क्या होता है हमारा कि अगर जिस पानी के अंदर वो पाई जाती है, इसका मतलब है कि वो जो पानी है वो बिल्कुल साफ होगा, क्योंकि रासायनिक की अत्यधिक मात्रा वाले गैर औपचारिक उद्योगों के शहरी गंदगी द्वारा इन प्रजातियों का नष्ट हो रही हैं। जो हमारी सुसु जैसी डॉल्फिन है वो क्या है, जिस पानी के अंदर पाई जाएंगी उसका मतलब है ये पानी बिल्कुल साफ है। लेकिन अब ये जो सुसु नाम की जो डॉल्फिन है, ये प्रजातियां हमारी नष्ट होने के कगार पे हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे जो फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, उन सभी से गंदा पानी निकलता है और वो जाकर कहाँ पे मिल जाता है, नदियों में मिल जाता है, जिससे वहाँ का पानी अशुद्ध हो जाता है। और अशुद्ध पानी में ये डॉल्फिन जो है ये जिंदा नहीं रह सकती। तो इसीलिए अब ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे हैं। स्थानीय भाषा में हम बात करें तो सुसु के नाम से प्रसिद्ध गंगा डॉल्फिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी अववाह तंत्र, जिसे भारत, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं, में पाई जाती है। जो हमारी सुसु या फिर जो अंधी डॉल्फिन है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी अपवाह तंत्र, जिसमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश, इन सभी में ये जो अंधी डॉल्फिन है ये पाई जाती है। अगर देश की बात करें तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश, और नदी की बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और मेघना। नेक्स्ट हमारा होगा, अगर भारत में बात की जाए तो कहाँ कहाँ पे ये जो मछली हमारी पाई जाती है, तो भारत में ये असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में पाई जाती है। और ये डॉल्फिन जहां पे पाई जाती है वो नदियों की अगर हम बात करें तो कौन सी होंगी, गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र, इनकी पसंदीदा अधिविश्वास नदियां हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा उसकी वीडियो से पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसके यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसके सिर्फ 2 चैप्टर और रह जाते हैं आपके इसके बिना, क्योंकि 10 चैप्टर हैं। 1 या 2 दिन में आपकी ज्योग्राफी 7th क्लास की कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्द आपके लिए एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।